इश्क़े बुरज़म बाय सहमा सिफ एपिसोड नंबर 16। मेहमान जाने के बाद ज़ुहा की माँ उठती ज़ुहा के कमरे में आई, जहाँ ज़ुहा रोती हुई किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसकी माँ खामोशी से आती उसके पीछे खड़ी हुई। मैं क्या करूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा सर। एक तो तुम मुझे सर कहना बंद करो। रोने में क्या बाकी बातें भूल गई हो क्या? हमारा निकाह हुआ है, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। ज़ुहा की बात सुनते आलियन जो स्पीकर पर था गुस्से से बोला तो ज़ुहा ने मज़ीद रोना शुरू किया, जिस पर आलियन ने अपना सर पकड़ा। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मेरी क्या गलती है? अच्छा नहीं डांटता, रोना बंद करो। ज़ुहा की बात सुनते आलियन मुस्कुराते बोला तो ज़ुहा ने मुंह बनाया। जाएं, अब मैं बात नहीं कर रही आपसे। ज़ुहा मुझे घर आने पर मजबूर ना करो, जो मर्जी कर लें, मैं नहीं मानने वाली। ज़ुहा की बात सुनते आलियन फ़ौरन बोला तो ज़ुहा ने मुंह बनाते जवाब दिया और कॉल काट दी, जिस पर आलियन ने अपने फ़ोन को घूरा। ज़ुहा फ़ोन बंद करती जैसे ही मुड़ी तो अपने सामने अपनी माँ को देखते परेशान हुई। वाह ज़ुहा बीबी वाह, तूने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अपने ही बॉस से निकाह कर लिया। वाह रे वाह, दुनिया जो तेरे बाप पर थूकेगी उसका क्या? मेरे बाप ने कौन सा आज तक मुझे अपना कहा है? मैं तो हमेशा से बुरी थी, तो बुरा ही रहने दो मुझे। अपनी माँ की बात सुनते ज़ुहा गुस्से से बोली। तभी ज़ुहा का बाप अंदर आया और उसने ज़ुहा को बालों से पकड़ते उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मेरा नाम मिट्टी में मिलाकर तुझे क्या लगता है, तुझे सुकून में रहने दूंगा मैं? बाबा छोड़ो मुझे। एक तो आप पुराने ज़माने के देहाती लोगों की तरह बने बैठे हो। लड़कियां पढ़ें ना, जॉब ना करें, बस घर की रोटी हांडी करें, तो ऐसा तो नामुमकिन है। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, कभी भी ये सब नहीं छोड़ूंगी। अपने बाप की बात सुनते ज़ुहा अपना आप छुड़ाती गुस्से से बोली तो ज़ुहा का बाप देश में आया। फिर उसने ज़ुहा का बाजू पकड़ा और उसे घसीटता हुआ घर में बने स्टोर में ले आया, जो फर्स्ट फ्लोर पर था, और ज़ुहा को स्टोर में फेंककर दरवाज़ा लॉक कर गया। एक बेटा है जो हर महीने बस पैसे भेज देता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं पता। और एक कप तू है जिसने अपने ही बॉस से निकाह कर लिया है। तुम दोनों ने मेरे सर में मिट्टी डालने का ठेका ले रखा है। पड़ी रहे अब यहीं। ये जब तक तू अमजद से शादी के लिए नहीं मान जाती, नहीं खोलूँगा दरवाज़ा में। और ना मैं तेरे इस निकाह को मानता हूँ। जब मैं मानता ही नहीं तो ये निकाह तो हो ही नहीं सकता। ज़ुहा का बाप गुस्से से बोलता वहाँ से चला गया, जबकि पीछे ज़ुहा दरवाज़ा बजाती चीखती चिल्लाती रह गई। आलियन कब से परेशान सा अपने कमरे में टहल रहा था। ज़ुहा ने उससे नाराज़ होकर फ़ोन काटा था और वो रो भी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ज़ुहा के घर जाए या नहीं। फिर कुछ सोचते उसने ज़ुहा को कॉल मिलाई, जो 2-3 बेल के बाद उठा ली गई। ज़ुहा यार कब से परेशान हो रहा हूँ, ऐसे कौन फ़ोन काटता है? मैं ज़ुहा की बड़ी बहन ज़ोया बात कर रही हूँ। दरअसल ज़ुहा को बाबा ने स्टोर में बंद कर दिया है और अंधेरी जगहों में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे वो बीमारी है जिसमें लोगों को अंधेरे से डर लगता है, नेक्टोफोबिया। कॉल रिसीव होते ही आलियन बोला तो ज़ोया ने परेशानी से जवाब दिया। चूँकि आलियन साइकोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका था, इसलिए उसने फ़ौरन इस बीमारी का नाम बताया, जिस पर ज़ोया कुछ परेशान हुई। हाँ, शायद मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतने मुश्किल लफ्ज़ याद नहीं रहते। आप प्लीज़ घर आकर ज़ुहा को बचा लें, क्योंकि अगर मैंने बचाया तो मुझे भी घर से निकाल देंगे। मैं वैसे भी शादीशुदा हूँ, कुछ दिन के लिए आई हूँ, फिर वापस पाकिस्तान चली जाऊँगी। प्लीज़ आप ही इस वक्त ज़ुहा की मदद कर सकते हैं, उसे बचाकर यहाँ से ले जाएं, वरना बाबा उसका निकाह अमजद से हर हाल में करवा देंगे। उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि ज़ुहा पहले से आपके निकाह में है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ। ज़ुहा की बात सुन के आलियन फ़ौरन बोला और फिर कॉल काट गया। फिर उसने फ़ौरन से अपनी शर्ट पहनी और नीचे लाउंज में आया तो रुबीना परेशान हुई। आलियन इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हो? सब ठीक है? आप फिक्र ना करें माँ, सब ठीक है। मैं बस आपकी बहू को लेने जा रहा हूँ। आज से वो मेरे साथ मेरे घर पर मेरे कमरे में ही रहेगी। रुबीना की बात सुनते आलियन फ़ौरन बोला तो रुबीना ने हाँ में सर हिलाया। फिर आलियन फ़ौरन पोर्च में आया। वह ड्राइवर को बोला गाड़ी निकाले और तुम भी इतनी 2 टीम साथ लेकर चलो। जी सर। आलियन पोस्ट में आते ही अपने गार्ड से बोला तो वो हाँ में सर हिलाता फ़ौरन ड्राइवर को बुला लाया और फिर आलियन के घर से आगे पीछे 3 गाड़ियाँ बाहर निकली और स्पीड में ज़ुहा के घर की तरफ बढ़ी। और फिर चंद ही मिनटों में आलियन की गाड़ी ज़ुहा के गेट पर रुकी। अपने 3rd क्लास गरीब इलाके में चमकती हुई बड़ी गाड़ियों को रुकता देखकर मोहल्ले वाले परेशान हुए, जबकि 2 फॉर्च्यूनर से गार्ड्स उतरती अगली सफ़ेद मर्सिडीज़ के इर्द गिर्द अपनी बंदूकें लेते खड़े हुए। तो फहद ने आगे बढ़ते गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जिसमें से आलियन काली जीन्स के ऊपर सफ़ेद शर्ट पहने, बालों को माथे पर बिखराए, आंखों पर काला चश्मा लगाए, रफ एंड टफ हुलिये में बाहर निकला। तो आलियन के इशारा करने पर एक गार्ड ने आगे बढ़ते ज़ुहा के घर की बेल बजाई तो चंद ही सेकंड्स में एक लड़की ने आते दरवाज़ा खोला। अपने गेट के सामने इतने गार्ड्स और बड़ी गाड़ियाँ देखते वो लड़की परेशान हुई।
तभी आलिन आगे बढ़ा। मैं आलिन शाह हूँ, जोया का बॉस, उससे मिलने आया हूँ। आलिन की बात सुनते जोया ने पहले मोहल्ले वालों को देखा, फिर हाँ में सर हिला गई। मैं अम्मी को बुलाती हूँ, 1 मिनट। जोया की बात सुनते ही आलिन ने सर हिलाया तो जोया दरवाज़ा बंद करती अंदर को गई, जबकि आलिन वहीं पर खड़ा रहा। वो दुनिया के 5 अमीर तरीन लोगों में से एक इस वक्त अपनी बीवी की खातिर पेरिस के एक छोटे से इलाके में किसी के गेट के बाहर खड़ा अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था। फिर चंद ही लम्हों में एक अधीर उम्र औरत चलती दरवाजे पर आई और उसने दरवाज़ा खोला। हाँ जी, फरमाइए। मैं जोया का बॉस हूँ, उससे मिलने आया हूँ, एक ज़रूरी काम के सिलसिले में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जोया के बॉस होने के साथ साथ उससे क्या रिश्ता रखते हो। उस औरत की बात सुनकर आलिन ने शराफत से इजाज़त मांगी तो वो औरत हल्की आवाज़ में गुस्से से बोली, अगर तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं ज़बरदस्ती अंदर आ जाऊँगा, और यकीन जानो तुम मुझे रोक नहीं सकोगी। इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत का कचरा पूरे मोहल्ले में हो, रास्ता दो। उस औरत की बात सुनकर आलिन गुस्से से बोला तो उस औरत के साथ साथ जोया की रीढ़ की हड्डी में भी सनसनाहट हुई। फिर जोया की माँ फ़ौरन दरवाजे से हटी तो आलिन अपने गार्ड्स को लेकर अंदर बढ़ा। फिर जोया की माँ ने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया और उसे लेती लाउंज में आ गई, जहाँ जोया का बाप बेटा चाय पीने के साथ साथ टीवी देख रहा था। जोया और अपनी बीवी के साथ इतने सारे आदमियों को अंदर आता देखकर परेशानी से खड़ा हुआ। जोया कहाँ है? नहीं बताएंगे, जाओ यहाँ से। आलिन के सवाल पर जोया का बाप भी फ़ौरन समझ गया कि ये लड़का कौन है। फिर वो गुस्से से बोला तो आलिन एक तीखी मुस्कुराहट से हंसा। अरे ससुर जी, इस उम्र में इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चले अब अच्छे बच्चों की तरह बताएं मेरी बीवी कहाँ है, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। आलिन की बात सुनते जोया का बाप देश में आता बोला तो आलिन को गुस्सा आया। मैं शराफत का मुजाहिरा कर रहा हूँ तो इज़्ज़त राज नहीं आ रही है। बीवी कहाँ है मेरी, बताओ वरना जान से मार दूंगा। आलिन गुस्से से टेबल को पाँव मारता बोला तो जोया का बाप भी खामोश हुआ। फिर आलिन उसी सोफ़े पर जाकर टांग पर टांग जमाते बैठ गया जिस सोफ़े पर जोया का बाप बैठा था, जबकि उसके 2 गार्ड्स आते उसके पीछे खड़े हुए। मुझे मेरी बीवी की ज़रूरत है, जाएं उसे मेरे पास लेकर आइए, और हाँ, इज्जत से बिना कुछ कहे लेकर आना, क्योंकि अगर मैं उसे ढूंढने अंदर गया तो ये घर नहीं बचेगा। आलिन जोया की बहन को देखता बोला तो जोया ने थूक निकला। फिर अपने बाप को देखा जिसने नफ़ी में सर हिलाया तो जोया खामोशी से वहीं खड़ी रही। जोया को अपनी जगह से ना हिलती देखकर आलिन ने फहद को इशारा किया तो फहद जोया के बाप के सर पर बंदूक तान गया। मेरे एक इशारे पर इसे ऊपर पहुंचा देना। आलिन की बात सुनते फहद ने गन लोड की तो जोया के बाप का हलक खुश्क हुआ। जाओ। आलिन हल्के बल चलाया तो जोया भागकर स्टोर की तरफ गई, जबकि आलिन खामोशी से बैठा रहा। आपका दामाद पहली दफ़ा आया है, एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगी? मीठा कम रखिएगा चाय में। आलिन की बात सुनते जोया की माँ परेशानी से किचन की तरफ गई तो आलिन ने फ़ौरन बोला, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया। फिर किचन के अंदर चली गई। तभी जोया को लेती लाउंज में दाखिल हुई। आलिन को देखते जोया फ़ौरन बोलती उसके पास बैठी तो आलिन ने उसके गिर्द हिसार बांधा। तभी जोया की माँ चाय लेती लाउंज में दाखिल हुई और आलिन के सामने टेबल पर चाय रखी तो आलिन ने चाय का कप उठाते होंठों को लगाया। जोया जान, रो क्यों रही हो? मैं लेने आया हूँ ना अपनी जोया जान को। चलो जल्दी से जाओ, शाबाश, और अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो, हम अभी के अभी रुखसती करेंगे। आलिन की बात सुनते जोया हाँ में सर हिलाती उठते अपने कमरे में चली गई और फिर चंद लम्हों बाद वापस आई तो उसके हाथ में 2 बड़े बैग्स थे, जिसे फहद ने आगे बढ़ते पकड़ा तो आलिन ने जोया को अपने पास बैठने का इशारा किया, जिस पर जोया खामोशी से जाती उसके पास सोफ़े पर बैठी। मैं चाय पी लूँ तो चलते हैं। आलिन, मुझे अम्मी और बाबा को इसे छोड़कर फिक्र मत करो, रुखसती कर रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए रोक थोड़ी रहा हूँ। जैसे हर मैरिड लड़की अपने घर वालों से मिलने जाती है, ऐसे तुम भी मिलने आना अपनी फैमिली से, अपने घर वालों की दावतें करना जैसे हर मैरिड लड़की करती है। मैं उन लोगों में से थोड़ी हूँ जो अपनी बीवी को उसके मायके ना जाने दे। तुम जब चाहो ससुराल में रहो, जब चाहो मायके आओ, मगर हाँ, इस सब में बस तुम्हें एक चीज़ का ख्याल करना होगा, और वो चीज़ भले तुम पाबंदी समझो या कुछ और, लाजमी है। आलिन की बात सुनते जोया फ़ौरन बोली तो आलिन उसकी बात काटता बोला, जिस पर जोया ने आलिन की तरफ परेशानी से देखा। वो चीज़ क्या है? मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता मेरी जान, इसलिए तुम जब भी कहीं बाहर जाओगी या मायके आओगी तो एक गार्ड हर वक्त तुम्हारे साथ होगा। जितने मर्जी दिन अपने मायके में रहो, मसला नहीं, मगर वो गार्ड उतने दिन तुम्हारे साथ रहेगा। जोया के सवाल पर आलिन फ़ौरन बोला तो जोया ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। तभी आलिन चाय का आखिरी सिप लेता और जोया का हाथ पकड़ते उठ खड़ा हुआ। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकालते खामोशी से जोया के हाथ में दिए तो जोया ने उसे परेशानी से देखा, जिस पर आलिन ने जोया की तरफ इशारा किया तो जोया हल्का सा मुस्कुराई। वाह सासू माँ, चाय तो बहुत मज़े की थी, अब हम लोग चलते हैं, बेटी की रुखसती कर दें, वक्त हो गया है। आलिन की बात सुनते जोया की माँ ने मुंह मोड़ा तो जोया खामोशी से आगे बढ़ी और सीधा जाते जोया के पास खड़ी हुई।
बाजी, मेरी इस महीने की तनख्वाह से ये कुछ पैसे मैंने बच्चों के लिए बचा कर रखे थे, आप उनके लिए नए कपड़े और खिलौने खरीद लेना। और अब मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखना। जोया की बात सुनते जोया ने मुस्कुराते वो पैसे पकड़े। फिर जोया आलन के साथ चलती बाहर तक आई तो जोया भी उनके पीछे बाहर आई, जबकि जोया की माँ बाप ने गेट तक आने की हिम्मत तक न की। गेट पर पहुँचते ही जोया मुड़ती जोया के गले लगी तो जोया ने उसे प्यार किया। ख्याल रखना अपना और मेरे बहनों का भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपना और बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। जोया की बात सुनते जोया हल्का सा मुस्कुराई, फिर आलन को देखती बोली तो आलन ने मुस्कुराते हाँ में सर लाया। फिर जोया के गले मिलती बोली और फिर सीधी आती आलन के साथ गाड़ी में बैठी और चंद ही लम्हों में आलन और जोया वापस घर आ गए तो रुबीना उन दोनों को इंतहाई खुशदिली से वेलकम किया। फिर जोया को ले जाते आलन के कमरे में बिठाया तो चंद ही लम्हों में आलन भी अपने कमरे में आ गया। जोया को लाल दुपट्टे में बेड पर बैठा देखकर आलन को हंसी आई। फिर वो मुस्कुराता आकर जोया के पास बैठा तो जोया ने आलन को देखा। तुम्हें ऐसे किसने बैठने को कहा? वो मेम ने कहा था। क्यों, सही नहीं है? पहली बात तो ये कि वो आपसे तुम्हारी मेम नहीं माँ है। दूसरी बात, इतनी फैशनेबल लड़की इतने सुघड़ तरीके से बैठी है तो सही क्या हो सकता है? आलन की बात सुनते जोया कुछ कंफ्यूज सी बोली तो आलन ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर जोया का मुंह बना। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे घर के सारे काम आते हैं और मैं शलवार कमीज़ में भी गजब ढाती हूँ। घर के काम के लिए मासी है, तुम्हें बस एक काम करना है। वो क्या? जोया के इतराकर बोलने पर आलन मुस्कुराता बोला तो जोया ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर आलन हल्का सा जोया की तरफ झुका। दिन में मेरी माँ का ख्याल रखना है और रात में मेरा। आलन की बात सुनते जोया ने हाँ में सर हिलाया तो आलन गहरा मुस्कुराया। वैसे अभी रात हो रही है तो अपने शोहर का ख्याल कर लो थोड़ा, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। आलन की बात सुनते जोया फ़ौरन बोलती बेड पर करवट के बल लेटी तो आलन ने मुस्कुराते उसकी कमर पर उंगलियां चलाना शुरू की, जो सीधा ऊपर जाती उसकी टॉप की डोरी पर रुकी तो जोया ने कसमसाते खुद को छुड़ाना चाहा, जब आलन एक झटके से उसे सीधा करता अपनी बाहों में कैद कर गया। आलन प्लीज़। अभी जोया बोली ही थी कि आलन उसके होठों पर शिद्दत से झुकता उसके अल्फाजों का गला घोंट गया। फिर जोया की सांस को रुकता देखकर आलन उससे दूर होता उठ बैठा, जबकि जोया अपने सीने पर हाथ रखती अपना सांस बहाल करने लगी। तभी आलन अपनी शर्ट उतारता उस पर काली घटा की तरह छाया तो जोया ने अपनी नज़रें झुकाई। फिर आलन हाथ बढ़ाता कमरे की लाइट्स ऑफ करता जोया की गर्दन में अपना मुंह छुपा गया और फिर उन दोनों की रात यूं ही एक दूसरों की कुर्बत में गुजर गई। इस वक्त कराची के आसमान पर रात अपने पहरे बिठा चुकी थी और हर्ष अंधेरा छा चुका था जब वफ़ा काली जीन्स के ऊपर काली शर्ट और काली जैकेट पहने अपने कमरे से बाहर निकली। गोल्डन बालों के फ्रेंच टेल के चेहरे पर सख्ती सजाए वो इस वक्त वाकई ही कोई गुस्सेली और फ्रॉड किस्म की लड़की मालूम पड़ती थी। वफ़ा अपने कमरे से निकलती अपने मोबाइल में मसरूफ़ से चलती नाउच तक आई। इरादा बाहर जाने का था जब सफ़ा उसके सामने आती खड़ी हुई। रात के 8 बजे कहाँ जा रही हो तुम? वो मेरी डिनर मीटिंग है, वहीं जा रही हूँ, थोड़ा लेट आऊँगी। सफ़ा की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बोली तो सफ़ा ने परेशानी से हाँ में सर हिलाया। फिर वफ़ा अपना मोबाइल देखती पोर्च में आई तो रमेश ने उसके लिए काली मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला। फिर वफ़ा फ़ौरन उसमें बैठी और चंद ही लम्हों में वफ़ा की तीनों गाड़ियाँ बहरामविला से निकलती सीधा कबाबचीज़ डिफेंस पहुँची। गाड़ी जैसे ही रेस्टोरेंट के गेट के आगे रुकी तो एक गार्ड ने आते दरवाज़ा खोला और फिर वफ़ा गाड़ी से उतरती अंदर चली गई। वफ़ा जैसे ही एंटर हुई तो उसे सामने ही वो शख्स बैठा नजर आया जिसे वो मिलने यहाँ पर आई थी। सामने वाले टेबल पर ही अमेरिका की डॉन द बीस्ट को देखकर वफ़ा उसके पास आकर खड़ी हुई तो बीस्ट ने सर उठाते फ़ौरन वफ़ा को देखा और फिर उससे मिलते उसे बैठने का इशारा किया। कैसी हो लेडी बीस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे यहाँ बुलाने का मकसद? बीस्ट की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बल्कि वो हल्का सा मुस्कुराया। बातें तो होती रहेंगी, पहले कुछ खा लेते हैं। बीस्ट अपनी बात मुकम्मल करता वेटर को इशारा कर गया, जिस पर वो वेटर फ़ौरन से पहले ऑर्डर लेने आया तो वफ़ा और बीस्ट ने अपना अपना ऑर्डर लिखवाया और फिर वेटर के जाने के बाद वफ़ा एक बार फिर बीस्ट की तरफ मुतवज्जा हुई। दरअसल मैं तुमसे पार्टनरशिप करना चाहता हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड में एक साथ हो जाए। ठीक है, आपके इस प्रपोजल के बारे में मैं सोचूंगी। बीस्ट की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बोली तो बीस्ट ने हाँ में सर हिलाया। फिर वेटर ने खाना सर्व किया जिसे वो दोनों ही हल्की फुल्की बातों के साथ एंजॉय करने लगे।